यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, प्रदेश प्लस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। सबसे पहले बहुत बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें। 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई। नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े हुए बहुत बड़ी खबर। इसमें से 31,661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस से तेज कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि नियुक्ति पत्र दे दें इनको एक हफ्ते में। नियुक्ति के बाद खुद मुख्यमंत्री शिक्षकों को पत्र देंगे। शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले पर भी फैसला होगा। हालांकि आपको बता दें कि ये मामला कोर्ट में भी है और इस पर कोर्ट का स्टे भी है। और कोर्ट का स्टे इसमें इसलिए क्योंकि परीक्षाओं में कुछ प्रश्नों को लेकर इसमें आपत्तियां थी कि कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि पढ़ाए नहीं गए, सिलेबस से बाहर के थे और उसके आंसर्स को लेकर जो है संशय है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में जब कोर्ट का स्टे था कि ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, इस बीच में मुख्यमंत्री का आदेश की प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी। अब प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। न सिर्फ प्रक्रिया को आगे बढ़ा है बल्कि एक हफ्ते के भीतर नियुक्ति पत्र दे देने के निर्देश भी दिए हैं। अनुभव इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां देंगे, आपको डिटेल जानकारी देंगे। अनुभव, एक तरफ मामला कोर्ट में, कोर्ट की तरफ से स्टे, दूसरी तरफ इसमें नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कितनी तेजी आप नियुक्ति प्रक्रिया में देखने को मिल रही है? देखिए, इस पे साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कल ही कहा था कि जो 31,000 से ज़्यादा बचे हुए पद हैं उस पर भर्तियां की जाए और साफ तौर पर निर्देश दिया है बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन सभी को कि इसमें एक हफ्ते के भीतर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। यानी उनकी पहले से ही प्रक्रिया जो है वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, केवल उनको नियुक्ति पत्र देना था। जहाँ तक बात है कि कुछ मामले जो हैं वो कोर्ट में अटके हुए हैं सवालों को लेकर, तो वो अलग मामले हैं, उस पर तो पूरे मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन उसके अलावा जो बचे हुए थे जिन पर कोई भी दिक्कत नहीं थी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, पहले ही सारे प्रोसेस हो चुका था, केवल और केवल उनको नियुक्ति पत्र देना था। उस पर अब मुख्यमंत्री ने कहा है एक हफ्ते के भीतर सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, क्योंकि इनके ना किसी कागज में गड़बड़ थी, ना इनके किसी रिजल्ट में गड़बड़ थी। और साथ ही साथ जो बैठक आज बुलाई है उसमें पूरे प्रदेश में जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर होने हैं, बहुत लंबे समय से जो शिक्षक ये चाह रहे थे कि उनके ट्रांसफर किए जाएं, बहुत सारे शिक्षकों ने अप्लाई किया हुआ था, उस पर आज बड़ा फैसला होगा। क्योंकि कोरोना काल के चलते वो पूरी प्रक्रिया ही रुक गई थी और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शिक्षक परेशान हो रहे थे। कोई दूसरे जनपद में जाना चाह रहा था, कोई और कहीं जाना चाह रहा था, तो उस पर भी आज एक बड़ा फैसला होगा। तकरीबन ठीक है। अनुभव, आप नजर बनाए रखें, मैं आपके पास फिर से लौटता हूं, आप हमारे साथ बने रहें। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सवालों में भी रहा, लेकिन इस बीच में प्रक्रिया तेज हो गई है। पिछली सरकारों में हुए विकास कार्यों की जांच पूरी कर ली गई है और राजकीय निर्माण निगम के कार्यों के एसआईटी की जांच पूरी हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। पूर्व की सरकारों में जो विकास के कार्यों की जांच की जा रही थी वो जांच पूरी हो गई और एसआईटी ने जांच पूरी कर दी है और अपनी रिपोर्ट अब शासन को भेज दी है। कई जगहों में गड़बड़ियां मिली है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त पूर्वांचल के 13 जिलों के 137 विकास कार्यों की जांच में है और विकास कार्यों की जांच में गड़बड़ी मिली है, एसआईटी को गड़बड़ियां मिली है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे। राजकीय निर्माण निगम के कार्यों की एसआईटी जांच कर रही थी। अनुभव हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अनुभव, गड़बड़ियां बताया जा रहा है कि मिली है। पहले तो जो रिपोर्ट टॉपिक है, क्या क्या रिपोर्ट्स में है, कहां पर किस किस स्तर पर खामियां मिली है? देखिए राजीव, भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसी के तहत जब सत्ता में आई थी बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तब जो पूर्वांचल के 13 जिले थे वहां पर यूपीआरएनएन की तरफ से बहुत सारे काम कराए गए थे। कहीं अस्पताल बनाया गया था, कहीं जेल का निर्माण हुआ था, कहीं जो है वो पुलिस कॉलोनियां बनाई गई थी, पुलिस लाइन का निर्माण हुआ था। इस तरह की चीजें बनाई गई थी और तकरीबन 137 से ज्यादा प्रोजेक्ट थे और इन पर 1,000 करोड़ का खर्च हुआ था बसपा शासन में और सपा शासन काल में। उसकी जांच के आदेश दिए थे, एक विशेष एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने अपनी जो जांच की है उसमें बहुत सारे मामलों में एफआईआर की बात कही है कि इन मामलों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, कहीं पर घटिया निर्माण है, कहीं पर कमीशन का खेल है। इन सारी चीजों को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है। 1,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च इन प्रोजेक्ट्स में हुआ था और
इसी सारे प्रोजेक्ट की जांच के लिए एसआईटी जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। साफ तौर पर कई सारे प्रोजेक्ट में सीधी सीधी गड़बड़ियां और कौन कौन लोग दोषी हैं इसके बारे में भी कहा है, और कहा है कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। जी अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको दे दें कि जो है घपलेबाजी हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, और पूर्व की सरकारों में जो विकास कार्य हुए थे, विकास कार्यों के साथ साथ भ्रष्टाचार भी हुआ और उस पैसे का गबन भी हुआ है। ऐसे में कुछ मामलों में एफआईआर भी हो सकती है। एक और बड़ी जानकारी देते हैं आपको, फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है और अब इसके बाद फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। सीएम आवास पर दोनों मिले हैं और ये तस्वीरें भी उसी की हैं जो सामने आई हैं, मुलाकात की तस्वीरें। और इस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु श्री राम का सिक्का दिया। साथ ही रामचरितमानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की कॉफी टेबल भी बुक भी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच में मधुर भंडारकर के साथ ये मुलाकात। मधुर भंडारकर एक जाना माना नाम है इस इंडस्ट्री का, भारतीय फिल्म उद्योग का बॉलीवुड जिसको कहा जाता है। वैसे में मधुर भंडारकर के साथ चर्चा भी बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में हुई है और फिल्म सिटी में ये किस तरह की हो सकती है, क्या चाहिए मौजूदा दौर में, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो दूसरी जगहों पर फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में यूपी में क्या अलग किया जा सकता है, कैसे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक खूबसूरत फिल्म सिटी का निर्माण करना है। उनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ और ख़ास करके मैं लखनऊ में आया था और मुझे लगा कि यहाँ पे मिलना चाहिए। और कल उन्होंने जो घोषणा की है, बड़ी अच्छी घोषणा की है कि फिल्म सिटी जो है वहाँ पे नोएडा में बनाया जाएगा और बहुत अच्छा विजन है। मैंने उनसे बात की और बहुत अच्छा उनका एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जैसे रामोजी राव हमारे साउथ में है हैदराबाद में, और उसी तरह का एक फिल्म सिटी यहाँ बनाने के उन्होंने एक अच्छा प्रयास शुरू किया है। और इंडस्ट्री में भी काफ़ी इससे खुशी हुई है कि इस तरह का एक फिल्म सिटी जिसके अंदर हर चीज़ का, हर इक्विपमेंट, 5 स्टार होटल, सभी जो एक हमने जैसे कहा कि वहाँ देखा है अपना रामोजी राव स्टूडियो हैदराबाद में, तो उसी तरह का विजन योगी जी के दिमाग में है। तो मुलाकात के बाद मधुर भंडारकर को आपने सुना और उन्होंने तारीफ भी की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव भी जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये मुलाकात और मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो गया, जैसे मधुर भंडारकर कह रहे हैं, यानी कि चर्चा हुई है उन लोगों की इस मसले पर, फिल्म सिटी के मसले पर। तो क्या कोई सुझाव मधुर भंडारकर ने विशेष दिए मुख्यमंत्री को कि क्या किया जा सकता है? देखिए राजीव, मधुर भंडारकर एक बड़े फिल्म निर्देशक हैं, बहुत फिल्में इन्होंने बनाई है और कई बार ये लखनऊ जब भी आते हैं तो मुख्यमंत्री से जरूर मुलाकात करते हैं। और चूंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि अब उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी, खासतौर से नोएडा के इलाके में, ग्रेटर नोएडा के इलाके में, हम कहते हैं एनसीआर का जो इलाका है वहां पर। और उसके बाद आज जब मधुर भंडारकर ने मुलाकात की है तो चर्चा हुई है कि किस तरीके से उस फिल्म सिटी को डेवलप किया जाएगा। जब यहाँ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ था और उसमें फिल्मों को लेकर एक सेशन रखा गया था, तब भी मधुर भंडारकर आए थे, वो शामिल हुए थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। और कुछ समय पहले ये फिल्म सिटी जो है वो लखनऊ के पास उन्नाव में बनाने के लिए प्रपोज थी, लेकिन अब ये ग्रेटर नोएडा में बनेगी। तो मधुर भंडारकर ने अपनी तरफ से ये सुझाव दिया है कि किस तरीके से फिल्म सिटी को और बेहतर किया जा सकता है, कैसे जो बॉम्बे के तमाम फिल्म निर्माता है, जो निर्देशक हैं, वो उत्तर प्रदेश आकर काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में फिल्में बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है, खासतौर से फिल्म बंधु जो है वो जिस तरीके से मदद करता है, सब्सिडी देता है, उससे बहुत सारे निर्माता निर्देशक खासे प्रभावित रहते हैं। जो लोकेशंस है उत्तर प्रदेश में, वैसी लोकेशंस कहीं मिलती नहीं है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और मधुर भंडारकर ने भी अपनी तरफ से कुछ बात रखी है। और जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने श्री राम तीर्थ क्षेत्र का जो सिक्का है वो उन्हें दिया। इसके अलावा एक कॉफी टेबल बुक दी है, तुलसी माला दी है, बहुत सारी चीजें दी और तकरीबन 20 मिनट तक ये बातचीत चली है। तो हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में एक सकारात्मक पहलू जो है वो इस बैठक का, इस मीटिंग का, इस मुलाकात का देखने को मिलेगा। जी अनुभव, आप हमारे साथ बने रहें। तो मधुर भंडारकर की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ये हुई। अब इस बीच में एक बड़ी खबर आपको ये दे दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके निशाना साधा है और उन्होंने लिखा है कि प्रदेश के युवाओं के आंदोलन व सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सुलगती नाराजगी के दबाव में
बीजेपी सरकार संविदा व 50 साल सेवानिवृत्ति के मामले में हार कर पीछे हटी है। वो पराजय छुपाने के लिए विपक्ष पर राजनीति करने का बहाना बना रही है। न चली तानाशाही, न चलेगी बहानाबाजी, #नो मोर बीजेपी। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने इसमें जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था और कहा था कि न संविदा पर किसी को रख रहे हैं, न 50 साल की उम्र में किसी को रिटायर कर रहे हैं। ये महज विपक्ष की एक साजिश है भ्रमित करने की। और इसी पर ट्वीट अखिलेश यादव का कि ये तो सुलगती नाराजगी का दबाव है कि बीजेपी पीछे हटी है हार कर और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब ये बहाना बना रही है। न चली तानाशाही, न चलेगी बहानाबाजी। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गंगा स्नान के वक्त नदी में 6 लड़कियां डूबी। कौशाम्बी से इस वक्त बड़ी खबर। गंगा स्नान के वक्त नदी में 6 लड़कियों के डूबने की इस वक्त सूचना मिल रही है और इसमें 3 युवतियों की मौत हो गई है। गंगा में डूबने से 3 युवतियों की मौत हो गई है, जबकि 3 युवतियों को बचाया गया है। गोताखोरों ने 3 लड़कियों को बचा लिया, लेकिन 3 डूब गई हैं। पूरा मुफ्ती थाना इलाके का मामला। बड़ी खबर इस वक्त कौशाम्बी में गंगा स्नान के दौरान 6 लड़कियां डूबी। 6 लड़कियों को बचाने के लिए गोताखोर उतरे, 3 की मौत हो गई है। 3 सकुशल बाहर निकाले गए हैं। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर। गंगा स्नान करने के लिए गई थी ये युवतियां और डूब गई और 3 की मौत हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, गोताखोरों ने 3 युवतियों को बचा भी लिया है। 3 की जिंदगी खत्म हो गई, जबकि 3 बचाए गए हैं। पूरा मुफ्ती थाना इलाके के कुरई घाट का मामला है। कुरई घाट पर ये गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे। अभिसार हमारे संवाददाता इस पर अपडेट्स देंगे। और अभिसार, हमें जो डूबी है उनकी अभिसार इस पूरी घटना की जानकारी दर्शकों को दें। जी, ये सुबह करीब 8 बजे ये कुरई गंगा घाट पड़ता है पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के। तो वहाँ पे ये बच्चियां गंगा स्नान के लिए गई थी। 6 बच्चियां थी। स्नान के दौरान सभी बच्चियां गहरे पानी में चली गई थी, लेकिन 3 बच्चियां डूब गई और डूब के उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने और उनके परिवार के लोगों को जब ये सूचना पहुंची तो मौके पर पहुंचे और शवों को निकाला। इसके अलावा 3 किशोरियों को भी निकाला। निकालने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 3 तो सुरक्षित हैं, लेकिन वो 3 बच्चियों की मौत हो गई है। मौके पर एसडीएम चायल और सीओ भी मौजूद हैं। जी अभी सर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 3 बच्चियों की मौत हो गई है, 3 को बचा लिया गया है। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है और खबर का असर बड़ा असर हुआ है। अधिकारियों ने रेहन के डोडहर गेट को खोलने की परमिशन दी है। गेट नहीं खोलने पर गांव वालों ने विरोध किया था। एबीपी गंगा ने गांव वालों की उस आवाज को उठाया था और कोरोना की वजह से एनटीपीसी ने गेट को बंद कर दिया था। और ऐसे में खबर चलाने के बाद प्रशासन अब हरकत में आया और न सिर्फ हरकत में आया बल्कि परमिशन दे दी है कि गेट खोल दिया जाए। गेट खुलेगा और गेट खुलेगा लोगों के प्रोटेस्ट के बाद और उनके उस आवाज को एबीपी गंगा ने जब उठाया, उसके बाद ये अधिकारियों में हरकत देखने को मिली। वो थोड़ा सजग हुए हैं और गेट खोल दिया, क्योंकि ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही थी। गेट नहीं खुलने पर ग्रामीण परेशान थे। ऐसे में डोडहर गेट को खोलने की इजाजत दे दी है। एनटीपीसी ने बंद किया हुआ था। ऐसे में कोरोना की वजह से जो गेट बंद था वो अब खुलेगा, वो ग्रामीणों के लिए खुल जाएगा। इसके आदेश दे दिए गए हैं। खबर चलाने के बाद प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है। रेहन के डोडहर गेट को अब खोलने की अनुमति मिल गई। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। संतोष हमारे संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, पूरा का पूरा मामला समझाएं आप लोगों को, दर्शकों को, कि कितनी परेशानियां ग्रामीणों को हो रही थी और खबर दिखाए जाने के बाद क्या एक्शन, क्या कार्रवाई हुई? जी, मैं आपको बता दूं कि बीजपुर के रणभोर गेट, जो बीजपुर एनटीपीसी रिहंद नगर ने रणभोर गेट को बंद कर दिया था और वहाँ पे विस्थापित को बताया गया था उस जगह पे। और उनके उस गेट से लगभग 300 मीटर पे हॉस्पिटल और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, वहीं पे डीएवी विद्यालय, वहीं पे पोस्ट ऑफिस, वहीं पे बैंक होने की वजह से 300 से 500 मीटर में जाके उन लोग ग्रामीण अपना काम कर लेते।
लेकिन एनटीपीसी द्वारा कोरोना काल में इस गेट को बंद कर दिया जाता है और ग्रामीणों को लगभग 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जो कुछ सुनसान इलाका पड़ता है। इसी में एक घटना भी घट गई थी कि जिसमें महिला जा रही थी, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और थाने में मुकदमा किया जाता है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी उग्र हो गए थे और गेट के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। जब एबीपी गंगा ने इस बात को संज्ञान में लिया, और दर्शकों को मैं बता दूं कि संज्ञान में लेने के बाद जब एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई, तो एनटीपीसी प्रशासन और जिला प्रशासन हरकत में आया और इस गेट को आंशिक रूप से खोलने की अभी अनुमति दी है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पैदल ग्रामीण अस्पताल जा सकते हैं, बैंक जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, रोजमर्रा के जो भी काम उनके हैं। ठीक है संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको दे दें कि जहां गेट बंद कर दिया गया था, उसकी वजह से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और इसके बीच में एक हादसा भी हुआ था, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था। उसके बाद अब गेट को खोल दिया गया, जब इस खबर को एबीपी गंगा ने उठाया। अयोध्या में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने टेम्पो को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग इसमें घायल पे हुए हैं। दरअसल रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पो को ये टक्कर मारे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है और अफसरों को निर्देश दिया है कि मृतकों के परिजनों को, घायलों को उचित उपचार तो मिले ही, साथ ही साथ उनको मदद भी दी जाए। तो अयोध्या से खबर जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पो को टक्कर मार दी। ट्रक और टेम्पो के बीच में ये जबरदस्त टक्कर हुई और 4 लोगों की मौत हुई। एक छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप प्रदेश प्लस देखते रहिए। कानपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। रीजेंसी अस्पताल में मौत का मामला है और सीएमओ ने 2 सदस्यों की जांच टीम गठित कर दी है। रीजेंसी अस्पताल में मौत के मामले में एक टीम गठित कर दी गई है और सीएमओ ने 2 सदस्यों की जांच टीम गठित की है। 3 दिन के भीतर इस जांच टीम को अपनी रिपोर्ट भी देनी है। डीएम ने भी अस्पतालों में ताबड़तोड़ निरीक्षण किए हैं। देर रात से ही डीएम का ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है। वो हैलेट हॉस्पिटल पहुंचे थे, सुबह गोविंद नगर रीजेंसी हॉस्पिटल में निरीक्षण किया था। डीएम रीजेंसी हॉस्पिटल के बाद ज्ञान पैथोलॉजी पहुंचे थे और औचक निरीक्षण वहां पर भी किया। तो एक तरफ जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, दूसरी तरफ सीएमओ ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है जो रीजेंसी हॉस्पिटल में जो मौत हुई थी इस मामले में जांच करेगी। प्रभात हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रभात, जांच टीम को 3 दिन के भीतर जांच सौंपनी है और किस तरह से वो जांच आगे बढ़ाएगी ये बताएं दर्शकों को। साथ साथ जिलाधिकारी ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, उस निरीक्षण में क्या मिला है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगभग 1 महीने पहले एक जो मरीज है उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद उसके परिजन जो है वो शिकायत करते हैं कि लापरवाही की गई है, जिसके लिए सीएमओ के द्वारा 2 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की गई और 3 दिन में जो जांच है उसकी रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। वहीं लगातार कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है और मृत्यु दर जो कम होने का नाम नहीं ले रही, उसको लेकर जो जिलाधिकारी है वो लगातार देर रात से ही एक्शन में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि देर रात हैलेट हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग में पहुंचे थे। उसके बाद सुबह ही वो लगातार एक के बाद एक औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो उसके चलते पहले वो गोविंद नगर रीजेंसी पहुंचे, वहां पर औचक निरीक्षण किया और उसके बाद अब ज्ञान पैथोलॉजी पहुंचे हैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए। तो साफ है कि प्रशासन जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है और लगातार जो निरीक्षण का दौर है, जो जांच का दौर है वो लगातार जारी है। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और बस्ती से बहुत बड़ी खबर, बीजेपी विधायक संजय ने अपनी ही सरकार को घेरा है। विधायक संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। विधायक संजय जायसवाल ने पत्र लिखा है और संजय जायसवाल ने सवालों में जिसे रखा है, उन्होंने कहा है कि इस ग्रुप ने, यानी कि उनका यहां पर जिक्र उन्होंने बजाज ग्रुप का किया है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए उन्होंने बजाज ग्रुप को सवालों में रखा है। सवाल उठाए इस ग्रुप को लेकर कि 60 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया है बजाज ग्रुप ने और पिछले 14 साल से जमीन पर गेस्ट हाउस चलाया जा रहा है। रुधौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है संजय जायसवाल और उन्होंने पत्र लिखते हुए मांग की है कि इस ग्रुप पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप ने अवैध कब्जा किया है 60 बीघा जमीन पर। 60 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और यहां पर उन्होंने निर्माण भी करवाया है और ये सारा का सारा निर्माण अवैध है, क्योंकि गेस्ट हाउस जो चलाया जा रहा है ये अवैध
कब्जा इस पे किया गया, कब्जे की जमीन? ऐसे जितने भी लोग हैं उन पे सब पे कार्रवाई हो रही है। अभी सरकार को हम लोगों ने इस प्रकरण से अवगत कराया और सरकार ने इसके लिए टीमें गठित कर दी हैं और टीमें गठित हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि गठित टीमें तत्काल कार्रवाई भी करेंगी और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सरकार की जमीनों पे अवैध कब्जा कर रखा उनसे खाली कराई जाएंगी। बजाज ग्रुप की रुधौली शुगर मिल का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और स्थानीय विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की है और आरोप यह है कि लगभग 64 बीघे पे अवैध तरीके से और सतीश हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, ये बताइए कि किस तरह का ये फर्जीवाड़ा है, ये अवैध कब्जे की जो जमीन का मामला विधायक बता रहे हैं, कब से इस पर अवैध कब्जा है, जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या क्या मांग की गई है? देखिए, ये जो हरदमा शुगर मिल है, बजाज ग्रुप की ये शुगर मिल है और इस मिल पर आरोप लगाया है बीजेपी के विधायक ने कि 64 बीघे की जो नवीन प्रति जिसे सरकारी जमीन कहते हैं उस जमीन पर फर्जी तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया है मिल के प्रबंधन ने और उस जमीन पे इन्होंने बाकायदा खाद का प्लांट भी लगा दिया है। तो इस तरीके से सरकार की जमीन को कब्जा करके यहाँ पर उस पर अपना काम किया जा रहा है और फिलहाल जब इस पूरे मामले की पड़ताल विधायक ने की और उनके जानकारी में ये पूरा मामला आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री को सतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अवैध कब्जा पूरी की पूरी जमीन पर किया गया और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।